हेलो एवरीवन। तो आइए चलते हैं हमारे कुबरनेटिस के नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे कुबरनेटिस के रैंचर डैशबोर्ड के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी था यहाँ पे, जिसमें पूरे आपके नेम स्पेस के हिसाब से अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं ना, कि मशीन में क्या चल रहा है, सिस्टम में, क्लस्टर में क्या चल रहा है, वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते थे। तो जैसे अगर मैं दिखाऊं कि क्यूब पब्लिक में क्या हो रहा है या किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, देखिए पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मतलब जो डिफ़ॉल्ट है प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या क्या हुआ है ये बता देगा। तो डैशबोर्ड हमने काफ़ी रिसोर्सफुल लगा हमारे को। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि क्यूब सीटीएल का महत्व जो है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि क्यूब सीटीएल सबसे बहुत फास्ट होता है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, बट ऑटोमेशन में भी इसका बहुत काम है। कल के डेट में अगर आप ऑटोमेशन करते हो, ठीक है, तो क्यूब सीटीएल जो है ना, वो जो कमांड है वो आपका ऑटोमेट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जीयूआई पे तो आप ऑटोमेट नहीं कर सकते ना, यहाँ पे कैसे क्लिक करोगे। तो हम आज बात करने वाले हैं क्यूब सीटीएल के बारे में। तो चलिए क्यूब सीटीएल का कुछ इंपॉर्टेंट जो कमांड्स वगैरह होते हैं ना, वो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने CLI के थ्रू पूरे कुबरनेटिस को मैनेज करते हैं। और क्यूब सीटीएल एक ऐसा टूल है जिससे आप पूरे का पूरा कुबरनेटिस को मैनेज करते हो, ठीक है। स्टार्टर जो होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं कुबरनेटिस के लिए, उनके लिए डैशबोर्ड ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्यूब सीटीएल में ही काम करना पसंद हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। ये जो है ना, ये आपको जैसे एक ओवरव्यू देता है, क्लाइंट्स को भी देता है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी देता है। यहाँ पे आप क्लाइंट्स वगैरह बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। बट जो क्यूब सीटीएल है ना, उसका ऑटोमेशन में बहुत पार्टिसिपेशन रहता है उसका, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था ना, हमने अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर हमने क्या किया था, ऐसे एक क्यूब सीटीएल का कमांड चलाया था। क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स ऑल, ऐसा हमने कुछ किया था। तो जितने भी हमारे पॉड्स चल रहे थे ना हमारे सिस्टम में, वो हमें दिखाई दे रहा था। तो क्यूब सीटीएल बहुत सारे काम आता है, इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक बार क्लस्टर की तरफ नज़र जाते हैं। देख लीजिए हमारे पास अभी जो है एक नोड है, एक हमारा कंट्रोल प्लेन है, दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अभी भी 18 जो है ना, 18 पॉड बने हैं, अभी टोटल 110 बनने हैं, ठीक है। तो अभी जो यूसेज है 16.36 है। तो अभी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 92 आपके पॉड्स अभी और बनेंगे। अगला बात करते हैं। ये देखिए पूरे क्लस्टर का जो इवेंट्स है ना, ये अनहेल्दी है, उसके बाद ये ठीक हो गया, ये ऐसे। तो ये सबको भी आप अच्छे से डिस्कवर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कुबरनेटिस की तरफ। क्यूब सीटीएल जो हमारा कमांड लाइन है टूल, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी कुछ कमांड्स वगैरह हैं वो हम एक बार बस उसके बारे में जानेंगे और उसको फिर बाद में प्रैक्टिकल करेंगे कि एक जैसे क्यूब सीटीएल से एक पूरा फुल फ्लेज आप एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय कर सकते हो और कैसे उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो कमांड होता है हमारा क्लस्टर के बारे में जानने के लिए, वो होता है क्यूब सीटीएल क्लस्टर इन्फो। इसके अंदर आपके कंट्रोल प्लेन जो होता है वो रन कर रहा है नहीं कर रहा और किस URL पे कर रहा है ये वो बताता है, ठीक है। कोर DNS जो इंटरनल DNS होता है हमारे, ये वो बताता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार रिमाइंडर के लिए हम ये कर लेते हैं। और जो ये आपका कुबरनेटिस है वो एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, API से। अगर आपको API क्लियर बिल्कुल नहीं है कि ये API होता क्या चीज़ है, ठीक है, तो इसके लिए हम जैसे एक मैं आपको कमांड बताता हूँ, क्यूब सीटीएल API वर्जन्स, ठीक है। ये देखिए ये API के इसके वर्जन्स हैं, ठीक है। अब इन सब का जितने भी API के जो एंड पॉइंट्स बने हैं ना, ये सबके कुछ ना कुछ काम है। जैसे यहाँ पे ऑटो स्केलिंग बोल रहा है ना, अपने आप ही स्केल कर देना,
आपके पॉड्स को बढ़ा देना, कम कर देना, एपीआई का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, डिस्कवरी करना, सर्टिफिकेट के लिए अलग से एपीआई किया। अब ये एपीआई होता क्या चीज़ है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हमारे इस डैशबोर्ड के बारे में, इसके बाद हमें थोड़ा एपीआई समझ आएगा। ठीक है, एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे कि अगर हमें मान के चलें कि आपका कोई वेबसाइट है या आपका कोई वेब एप्लीकेशन है जो कि मान के चलो कि कुछ स्पेसिफिक काम करता है। मान के चलो कस्टमर का डेटा जो है, मान के चलो कि आपका कोई शॉपिंग का साइट है और आप क्या करते हो उस साइट पे आपका सेल का काम होता है। ठीक है, तो सेल में क्या क्या डेटा होगा, सेल में आपका जो डेटा होगा वो है आपका जो इनवॉइस है, जो आइटम्स हैं, टैक्स है, कितने का आपने ख़रीदा था, कितने में इसको बेचा। ठीक है, आपने मैन्युफैक्चरिंग करी तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो आप कितने में आया, कितने में एक यूनिट बना और कितने में बिका। इस टाइप के डेटा होंगे ना। या आप उसको ये कह सकते हो कि जितने भी आपके सेल्स के डेटा हैं, ऐसा कुछ आप मान के चलो। ठीक है, अब एक्चुअली में आप ये सोचोगे कि ये जो हम कुबरनेटिस की बात करते करते एपीआई पे कैसे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसका मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपका एक सेल का साइट है जहाँ पे आपके बहुत सारे डेटा है। ठीक है, मान के चलो आपका सेल का पूरा डेटा है, मान के चलो आपकी कोई रिटेल का कंपनी है या ग्रॉसरीज की, आपका बहुत सारा शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का, आप जैसे कि हमारा होता है ना अमेज़ॉन का ग्रॉसरीज वाला होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, और भी बिग बास्केट वगैरह होते हैं, ऐसे कई सारे हैं। मान के चलो आपका भी एक ऐसा है। ठीक है, तो आपके पास एक डेटा है, मान के चलो डेटा है। अब आप उस डेटा को क्या करना चाहते हो, उसका वेयर हाउस करवाना चाहते हो। वेयर हाउस क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग, ये एक अलग पोर्टफोलियो है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या डेटाबेस डेवलपर होते हैं या डेटाबेस आर्किटेक्ट होते हैं। हाँ, डेटाबेस आर्किटेक्ट को जानते हैं, लेकिन डेटाबेस जो डेवलपर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको इतना अच्छे से पता नहीं होता, या आप कह लेंगे जो नॉर्मल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको इतना पता नहीं होता। डेटा वेयर हाउसिंग हम उसी को कहते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं ना, आपके जितने भी सेल का डेटा है, महीनों के, सालों के, या आपके 10-10 साल के, 15-15 साल के जितने भी डेटा हैं, उसको हम एक कंपनी को दे देते हैं और वो कंपनी क्या करती है, उस डेटा को यूज़ करती है। उस डेटा को यूज़ करके आपको एनालिटिक्स करती है, वो उस पर अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बना के देती है कि कौन सा आपका आइटम ज़्यादा अच्छा चला, कौन सा आइटम कम चल रहा है, और किस तरह का सेल है, कौन से महीने में ज़्यादा अच्छा सेल होता है। तो ऐसे एनालिटिक्स वाला रिपोर्ट देती है आपको, आप कितने प्रॉफिट में हैं, आगे 10 साल बाद कितने प्रॉफिट में होंगे, क्या चेंजेस करेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स वो देती है। अब सवाल उठता है कि हम उसको डेटा कैसे देते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम डेटाबेस को कॉपी करें, डायरेक्ट दे दें, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो आपका डेटाबेस होता है उसमें कई सारे कंप्लायंस होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूँ आपको, आपने सेल किया, आपने क्या किया, सेल किया। ठीक है, आपने क्या किया, एक सेल किया। सेल पे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन होता है ना, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये आता है कंप्लायंस के अंदर। क्या कंप्लायंस होता है इसके अंदर, PCI। ठीक है, पेमेंट कार्ड इंटरफेस, ऐसा कुछ होता है, इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, तो ऐसे कुछ है। तो ये जो कंप्लायंस है ना, ये उस पर लागू होता है। तो ये नियम ये कहता है कि आप कार्ड के इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, या जो कार्ड के जो लास्ट डिजिट है ना, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, इवन कस्टमर का इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं दे सकते। आपको क्या देना है, आपको सिर्फ, अब जिस कंपनी से आपकी बात हुई जो आपका डेटा वेयर हाउस करना चाहता है या जिसको ठेका दे रहे हैं और जो एनालिटिक्स बनाना चाहता है, ठीक है, वो क्या कहेगा कि मुझे भाई आप आइटम का लिस्ट दे दो, आप कस्टमर का नाम मत दो, आइटम दे दो और कितने प्राइस है वो दे दो, मतलब कुछ स्पेसिफिक बता देगा इस कंप्लायंस से बचने के लिए। ठीक है, इस कंप्लायंस से बचने के लिए वो आपको स्पेसिफिक बता देगा। अब आपको क्या करना है, अब जो आपका जो एप्लीकेशन है सेल वाला, तो आपके डेवलपर क्या करेंगे,
उनके लिए स्पेशल एक प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग क्या करेंगे उन लोग? API, ये आता है API, यहाँ पे आता है API। अब API क्या काम आता है, क्या करेगा ये? ठीक है, API और एक नॉर्मल जो आपका वेबसाइट है, ठीक है, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। वेबसाइट जो होता है आपके पब्लिक कहें तो आपके पब्लिक इंटरनेट के लिए होता है या पब्लिक ट्रैफिक के लिए होता है, ठीक है, पब्लिक ट्रैफिक के लिए होता है। लेकिन दूसरी ओर आपका जो API होता है पब्लिक ट्रैफिक के लिए नहीं होता, वो आपके कुछ खास काम के लिए होता है। आप क्या कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को आप क्या कर रहे हो? डेटा दे रहे हो ना। अब आप डेटा कैसे दोगे? उनके लिए आप स्पेसिफिक एक प्रोग्राम बना दोगे, जिसको हम कहते हैं API के थ्रू प्रोग्राम बना दोगे और उनको एक इंटरफेस दे दोगे। इंटरफेस कहने का मतलब जैसे वो, अब ये होगा क्या, मान के चलो कि ये आपका थर्ड पार्टी कंपनी है और ये आपका साइट है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कर दी API की, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया है, इनको आपने कहा है कि आप एक क्रेडेंशियल यूज़ कर लो। ये क्रेडेंशियल्स है, ये इसका की है और ये इसका मान के चलो कि सीक्रेट की है, जैसे AWS में होता है ना वैसे सीक्रेट की। या दो चीज़ यूज़ करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे और इससे बात करने में जो आपका जो ट्रैफिक है या जो डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, पहला चीज़ तो वो सिक्योर हो गया। पहला तो आप कस्टमर को ये नहीं देते ना, आप कस्टमर को ये चीज़ नहीं देते, तो ये API के थ्रू लोग देते हैं या कंपनीज देती है। अब ये क्या करता है, ये प्रोग्रामिंग में आप लिख दोगे, जो आपके डेवलपर्स हैं वो लिख देंगे कि अगर ये गेट करे, एक मेथड होता है आपके वेब ब्राउज़र में भी होता है, गेट, पोस्ट, ऐसे कई सारे अपडेट और भी कई सारे होते हैं ऐसे कमांड आप मान के चलो। तो वो गेट कहने का मतलब है इनके पास ये जो यहाँ पे रहेंगे ये बोलेंगे गेट कर लो, किस चीज़ को गेट कर लो, 1 महीने का डेटा गेट कर लो। तो ये API से बात करके जो आपका डेटाबेस में जो भी पड़ा रहेगा उसका 1 महीने का डेटा ये अपने पास ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? इस क्रेडेंशियल के थ्रू, बिल्कुल सिक्योर वे में। तो ये कॉल कैसे कर रहा है, ये API के कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये API से कॉल कर रहे हैं। अगला देखते हैं API के बारे में, थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में कि कुबरनेटिस से क्या इसका संबंध है। तो चलिए थोड़ा ना कुबरनेटिस से क्या संबंध है इसका हम ये देखते हैं कि जो कुबरनेटिस है हमारा उसका इससे क्या मतलब है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको मैं यहाँ पे एक कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमने सुना है कि जो कुबरनेटिस का है उसका कोई API सर्वर चलता है, ठीक है, वो एक दूसरे में बात करते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चलता ना कि कैसे वो बात करते हैं। तो ये हम उसके बारे में करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ ना, ये जो है लिंक जो सर्विस बनाया गया है, तो जो कुबरनेटिस का जो API का जो लिंक है वो ये है, ठीक है। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। ये देखिए कुछ अजीब से उसमें आ रहा है, ये समझ तो उतना ढंग से आ नहीं रहा कि क्या है ये, बस ये इतना मुझे समझ आ रहा है कोई वेबसाइट तो नहीं है ये, ठीक है। पहली बात, ये कोई वेबसाइट नहीं है। दूसरा, ये बोल रहा है कि काइंड क्या है, स्टेटस है, API वर्जन V1 है, ऐसा कुछ बोल रहा है। मेटा डेटा के बारे में कुछ बताया नहीं इसने, स्टेटस बोल रहा है फेल हो गया बोल रहा है, ठीक है। नो एंड पॉइंट अवेलेबल बोल रहा है, ठीक है। कुबरनेटिस के जो है ना ये एंड पॉइंट नहीं मिला बोल रहा है। ये सर्विस बोल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसलिए 503 दे रहा है ये, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट तो नहीं है, ये सब कुछ कोड है। लेकिन ये क्या कोड है, ये जेसॉन कोड है। अगर रॉम में भी जाऊँ ना तो आपको जेसॉन ही दिखेगा, ये देखिए रॉम में बिल्कुल, ये इसको हम जेसॉन कहते हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जितने भी आप API के कॉल करते हो ना उसका जो आउटपुट आता है वो जेसॉन में आता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, वो ये है कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है। तो मेरे पास ना एक यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ पे एक वेपलाइजर करके एक ना एड ऑन है, ये क्रोम में भी आता है, फायरफॉक्स में भी आता है, एज में भी आता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो वेबसाइट है, या देखो ये तो वेबसाइट मतलब एप्लीकेशन कह लो ना, ये एप्लीकेशन है तो वेबसाइट ही। ये किस पे बना है, इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं मुझे वो जानना है, तो उसके लिए वेपलाइजर होता है। ये आप सर्च कर लेना क्रोम में, आपको मिल जाएगा।
ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है। मतलब जो इसका जो इंटरफेस बना है ना, ये जो हमें जो सब जो दिख रहा है ये व्यू जेएस में बना है, जो जावा स्क्रिप्ट में बना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जेएस जो है, ये दोनों मिलकर मतलब व्यू जेएस का ही ये दूसरा फॉर्म है, दूसरा मतलब फ्रेमवर्क है, आप ये मान के चलो। तो ये वेब आ गया। आगे आपका यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नोड जेएस बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी बता रहा है, इतना हमें नहीं जाना इस पर। सिंपल सी बात ये है कि हम क्या करते हैं, हम जो जावा स्क्रिप्ट है, हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो जावा स्क्रिप्ट है जेएस, ठीक है। ये जेएस क्या होता है, ये तो फ्रंट एंड का एक लैंग्वेज है ना, ये फ्रंट एंड का लैंग्वेज है। फ्रंट एंड क्या है, ये जो दिख रहा है पूरा आपका, ये जो पूरा जो दिख रहा है आपका, ये आपका फ्रंट एंड है। इसका कोई सर्वर नहीं होता, हाँ, लेकिन नोड जेएस एक है, आया हुआ है, काफ़ी दिन हो गए इसको। इस पर आजकल अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बन रहे हैं। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पॉपुलर अभी जो चल रहा है वो रिएक्ट जेएस पहला, नेक्स्ट जेएस, आपने कभी न कभी नाम सुना होगा, और भी आपने सुना होगा एंगुलर, ऐसे कुछ सुना होगा। अब ये हम इतने प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एपीआई क्यों जरूरी है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सर्वर नहीं चलाते, ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। ये जो आपका ये इंटरफेस है ना, जो जावा स्क्रिप्ट होता है, वो आपके इंटरफेस पे काम आता है, सर्वर एंड पे नहीं चलता। लेकिन नोड जेएस के थ्रू ये चलने लग गया है। लेकिन ये जो है ना, ये जो जावा स्क्रिप्ट के बेस पे जितने भी फ्रेमवर्क बने हैं ना, सब जावा स्क्रिप्ट के बेस पे बने हैं, ठीक है। मतलब जावा स्क्रिप्ट का ही लैंग्वेज है इसके अंदर। ये क्या करते हैं, डेटाबेस से जैसे हमारा पीएचपी है, जो हमारा पीएचपी है, ये क्या करता है, ये डेटाबेस से ये डायरेक्ट बात कर लेता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे एसक्यूएलआई का कनेक्शन दे दो इसको, और इससे बात कर लेगा, जो भी डेटा है आपको इंटरेक्ट कर लेगा। जैसे हमने वर्डप्रेस का कई बार हमने किया है ना वहाँ पे, तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस पीएचपी में बना है, और वो किससे बात करता है, आपके माइएसक्यूएल से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बात कर लेता है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करता। इनको बात कराने के लिए बीच में ना एक एपीआई चाहिए होता है। ये एक मीडिएटर टाइप का होता है। ऐसे मान के चलो, हमें बिल्कुल डीप में नहीं जाना प्रोग्रामिंग के, बस मैं आपको एक नॉलेज दे देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप एक एडवांस जो हमारा जो डेवॉप्स होता है ना, उसको ये सब के बारे में पता होता है। और जो आपका डेवॉप्स का जो काम है ना, वो एक्चुअल में यही है। और हमारा जो जर्नी है वो डेवॉप्स से भी ऊपर है। हम चाहते हैं कि डेवॉप्स का आर्किटेक्ट या एक सिस्टम का आर्किटेक्ट बनाएं इस कोर्स के थ्रू। तो अगर आप मेरा कोर्स पूरा फॉलो करोगे तो आप वहाँ उस लेवल तक आप जरूर पहुँचोगे। बस आपको समझना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको मेरे यहाँ पे वीडियो पे समझ नहीं आ रहा, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। आगे आने वाली वीडियो में इसको अच्छे डिटेल से बनाएंगे इसको और समझेंगे। बाकी अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट वाले जो भी हमारे फ्रंट एंड होते हैं ना, वो डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं कर सकते। उसके लिए एपीआई होता है। डेटाबेस एपीआई से बात करेगा और एपीआई आपके फ्रंट एंड से बात करेगा, या जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग से बात करेगा। इसी तरह जावास्क्रिप्ट एपीआई से बात करेगा और एपीआई के थ्रू वो डेटाबेस से बात करेगा। या नो एसक्यूएल होते हैं, ठीक है, और भी कई सारे तरीके होते हैं बात करने के। तो इस तरीके से आजकल वेबसाइट बन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी चेंज हो गया है। अब एपीआई बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है ना, ये आ गया है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में अभी ये आया हुआ है और ये बहुत चल रहा है। इसमें बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फास्ट चलता है ये। और जो माईएसक्यूएल जो अभी बात कर रहा था ना, माईएसक्यूएल, ये ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा है कि जो आरडीबीएमएस है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आरडीबीएमएस, ये जो डेटाबेस है अब ये नो एसक्यूएल में चेंज हो जाएगा। जैसे मोंगो डीबी है ना हमारा, मोंगो, ये आरडीबीएमएस पे नहीं होता। इस पे हमारे टेबल्स, रोज, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट होते हैं। वो भी आप एक फॉर्मेट में होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, जेसॉन फॉर्मेट में होता है। तो ये बहुत फास्ट होता है डेटाबेस से। तो इसकी वजह से क्या है ना, आपके जो ये पहली बात, ये आपका जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट है, फ्रंट एंड लैंग्वेज है, मतलब फ्रंट एंड दिखाता है। अगर इसको हम ऐसे डेटाबेस से, या नो एसक्यूएल, इसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसक्यूएल नहीं होता, आरडीबीएमएस नहीं होता। तो अगर हम इसको इससे जोड़ दें, ठीक है, तो आप सोचो आपका साइट कितना फास्ट चलेगा। तो आज के डेट में लोग पीएचपी पे, ये जो पीएचपी है ना हमारा, इस पे कम बना रहे हैं प्रोग्राम। जो बने हुए हैं, वर्डप्रेस तो बहुत पॉपुलर से चल रहा है, छोटा मोटा वेबसाइट बनाने के लिए बढ़िया है। लेकिन आजकल जो मोस्ट
डिमांडिंग सर्विस है, डिमांडिंग जो है ना वो है JS बेस्ड वेबसाइट। सबसे ज़्यादा चलता है रिएक्ट नेक्स्ट, एंगुलर, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे API की, कि आजकल API इस तरीके से बात करता है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल किया कुबरनेटिस के API को, उसने कुछ आउटपुट दिया हमें। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअल में API का कॉल है। ये जब आप API पे कॉल करोगे ना, जैसे मैं बताया ना कि आपकी कंपनी है, आपने डेटाबेस की जो शेयर करना है, आपने API की प्रोग्रामिंग कर दी, तो उनको जो मिलेगा ना वो जेसॉन के बेस पे मिलेगा। तो जितना भी आपका जो आइटम है या जो आपने सेल कर रखे हैं उसका डेटा उनको जेसॉन में मिलेगा। इस फॉर्मेट में मिलने का एक फ़ायदा ये है कि इस फॉर्मेट में अगर उनको डेटा मिलेगा तो अच्छे से उसको इंजेस्ट कर पाएंगे। और उसको कई सारे ना जो अपने लैंग्वेजेस हैं, मतलब कई सारे ऐसे BI के टूल्स हैं, एनालिटिक्स टूल्स हैं, वो आराम से उसको समझ सकते हैं और उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। इंजेस्ट करने का मतलब उसको अपने पास, वो अपने डेटाबेस में उसको आराम से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ अलग डेटाबेस रहेगा, उनके पास कुछ अलग डेटाबेस रहेगा। ठीक है, और आप चाहते हो कि लगातार डेटा जो है उनके पास जाते रहे, लगातार, मतलब जैसे 1 दिन का डेटा हुआ या 1 मिनट का भी डेटा हुआ ना, लगातार उनके सर्वर पे जाते रहे। ठीक है, ताकि वो रिपोर्ट बना ले, क्योंकि बार बार डेटा को कौन बैकअप ले लेके बार बार उनको हर महीने भेजेगा या जो भी हो। तो रियल टाइम में जो डेटा है ना, यहाँ पे जैसे ही आपकी जो सेल हुआ है वो डेटा उनके पास भी अपने आप जाते रहेगा, ऐसा कुछ है। तो डेटा कैसे जाता है, ये आपके API के कॉल से जाता है और इसमें जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा चीज़ है, जैसे AWS हमारा। AWS क्या है? अब AWS से हम बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? जैसे AWS है हमारा, AWS। तो AWS क्या करता है आपको? ये भी आपको API देता है, ये API। ठीक है, ये भी आपको API, जो हम जैसे मान के चलो AWS का CLI यूज़ करते हैं ना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं बस ये AWS का जो CLI है। ठीक है, AWS का जो CLI हमारा, ये API के थ्रू ही ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको हम समझेंगे और आगे। अब रही बात कुबरनेटिस की। ठीक है, कि कुबरनेटिस कैसे बात करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक बताया था ना कि डेटाबेस, यहाँ पे आपके क्लाइंट रहेगा, उसका डेटाबेस रहेगा, यहाँ पे आप API की प्रोग्रामिंग रहेगी और यहाँ पे आपका डेटाबेस रहेगा। आपने उस प्रोग्रामिंग में क्या रखा है, ये आपका डेवलपर के अंदर बना रखा है, इसको आपके जो डेव वाला बंदा है ना उसने इसको बना रखा है और इससे कनेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, इसी तरह से कुबरनेटिस में क्या होता है, जब ये बात करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना API सर्वर होता है, ऐसे बोलते हैं ना इसके अंदर। अभी हमने कुछ कमांड्स भी देखी थी। ठीक है, जैसे मैं आपको कमांड जो दिखा रहा था, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कमांड क्या है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा आर्किटेक्चर। जो अगर हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब ना मतलब कहने का मतलब इसको हमें अच्छा समझना ही पड़ेगा। ये देखिए, मैंने कमांड डाला यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, kubectl API रिसोर्सेज। तो API के रिसोर्सेज क्या है, ये है। ठीक है, नेम स्पेस काइंड कुछ लिखा हुआ है, किस टाइप का है ये, और ये है। कहने का मतलब ये है, अगर आप जो आपका कुबरनेटिस का URL है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसके API के थ्रू आपको डेटा मिले, तो आप वहाँ पे उसका URL लिखेंगे और API का कुछ ना कुछ URL अलग से होगा। वो URL यूज़ करके आप जैसे इवेंट्स लिखते हो, तो इवेंट्स के बारे में जो चीज़ें हैं ना वो आपको आउटपुट दे देगा JSON फॉर्मेट में। ठीक है, तो इंटरनली कैसे बात करते हैं, तो इसी तरीके से बात करते हैं वो, कि अगर आपका क्यूब प्रॉक्सी है, मान के चलो आपका यहाँ पे क्यूब प्रॉक्सी है। ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी क्या करेगा, जो यहाँ पे आपका क्यूब प्रॉक्सी है, क्यूब प्रॉक्सी, ठीक है, ये आपका कंट्रोलर से बात करेगा। कंट्रोलर बात कर रहा है स्केड्यूलर से। ठीक है, ये स्केड्यूलर से बात कर रहा है, और मतलब कई सारे चीज़ होते हैं ना इसके अंदर। क्यूबलेट है, फिर प्रॉक्सी है ना, क्यूब प्रॉक्सी कहते हैं ना, ये भी है। ये एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, ये API के थ्रू ही बात कर रहे हैं, ये फास्ट चलेगा ना इससे। तो इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुई है, नहीं तो इसमें भी एक अलग से डेटाबेस जरूर बनाना पड़ता। इसमें जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, ETCD, आप इसको याद रखें, की स्टोर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात करता है, ये आर्किटेक्चर है आपका कि कैसे वो बात करता है वो। ठीक है,
थोड़ा और आगे देखते हैं। आई होप मतलब आपको ये एपीआई समझ आ गया होगा। वैसे हमारे जो आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं ना, हम उस पर एपीआई पढ़ेंगे जब हम क्लाउड क्लासेस करेंगे ना, AWS और एज्योर वगैरह, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। जो मास्टर नोड हमारा होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? एपीआई सर्वर, ETCD, कंट्रोलर मैनेजर और स्केड्यूलर, ठीक है। ये 4 चीज़ उसके अंदर होते ही होते हैं। एपीआई सर्वर क्या करता है? ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट पॉइंट होता है आपके क्लस्टर का, जो कि क्यूबरनेटिस के एपीआई के थ्रू एक्सपोज होता है इंटरनली। आप बाहर से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अंदर से कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो, क्योंकि ये बनाए ऐसे गया है कि आपके अगर मल्टीपल क्लस्टर्स हैं या एक टाइप के कुछ है उसको आप जोड़ना चाहते हो तो एक दूसरे से बात करें ना, तो आपको वैसे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बाकी एपीआई सर्वर यही होता है कि एक दूसरे से बात कराने के काम आता है। सेंट्रलाइज या सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ETCD की स्टोर है, जहाँ पे जो भी आपकी सेटिंग वगैरह होगी ना, डेटाबेस टाइप का मान के चलो, उसके अंदर सब इसके अंदर सेव होता है। कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है? ये आपके जो क्लस्टर का स्टेट है, ठीक है, आपका एपीआई सर्वर है, और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं, रेप्लिका सेट्स होते हैं, वो सबको अच्छे से देखभाल करता है। पॉड वगैरह सब चीज़ को देखभाल करता है कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा, कहीं पे कोई ख़राब हो गया तो भैया इसको फिर से हील कर दो, फिर से नया बना दो, ठीक है। शेड्यूलर क्या करता है? आपका नया पॉड बनाता है, ठीक है। ये इतना हमने मास्टर नोड के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। वर्कर नोड के अंदर 3 चीज़ होते हैं: क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम, क्यूब प्रॉक्सी। क्यूबलेट क्या है? एक एजेंट है जो हर वर्कर नोड में चलता है। इसका काम क्या होता है? आपके जो मास्टर नोड है उससे कम्युनिकेट करना, वहां से जो आ रहा है ऑर्डर कि भैया ये कर दो, वो कर देगा। कंटेनर रन टाइम क्या करता है? जो आपका कुबरनेटिस है, मल्टीपल कंटेनर होता है ना, उसको सपोर्ट करता है ना इसमें, जैसे डॉकर या कंटेनर जी। अभी हमने कंटेनर डी लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा भी था। तो कंटेनर रन टाइम क्या करता है? जो हम ये डॉकर से हम पुल करते हैं ना, ये वो काम करता है। ये वहाँ से पुल करेगा और शेड्यूलर जो रहेगा वो उसको पॉड बना देगा। क्यूब प्रॉक्सी, भाई ये तो बहुत सिंपल है। क्यूब प्रॉक्सी हम जानते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी मैं बहुत पहले बताते आ रहा हूँ कि आप रिवर्स प्रॉक्सी की तुलना कर लें, ये नेटवर्क के काम आता है इनका। अरे बाहर में आपका कोई एप्लीकेशन है, बाहर में एक्सपोज करना है, कौन करेगा? क्यूब प्रॉक्सी तो करेगा उसको, ठीक है। तो वर्कर नोड्स यहाँ तक आ गए हमारे पास। अगला हम देखते हैं, अब जैसे मैं जो कमांड्स बता रहा था कि कई सारे ऐसे कमांड्स वगैरह होते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। तो हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मैं जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और जो कमांड्स वगैरह हैं वो एक बार देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। लास्ट जो हमने कमांड जो देखा था, kubectl API रिसोर्सेज, ये क्या है? जितने भी आपके API बेस्ड जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, जिसको आप कॉल करके आप उसको पता कर सकते हो। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर आके kubectl कर लो, आप खुद का एक प्रोग्रामिंग का एक बना लो। अब जैसे ये हमारा रेंचर क्या है? ये इसके बैकएंड में तो कुबरनेटिस है ना, तो ये भी तो बात करता होगा कुबरनेटिस से, लेकिन कैसे बात करता होगा? API कॉल करके। जैसे मैंने बोला कि भाई इंग्रेस बताओ, ये तो इंग्रेस को 100 कर रहा है, तो इंग्रेस का कुछ ना कुछ तो वो होगा ना यहाँ पे कमांड। हमारे यहाँ पे हमारा इंग्रेस का कुछ ना कुछ तो कमांड होगा। यहाँ पे देखते हैं, इंग्रेस के नाम से कुछ मिलेगा आपको, या प्रॉक्सी के नाम से। ये देखिए इंग्रेसेस है ना, तो ये इंग्रेसेस को बताता है। ये मतलब अगर आप API से कॉल करोगे तो इंग्रेसेस का जो वैल्यू वहाँ पे है ना, वो बताएगा कि इंग्रेस जो है ना ये सब है। जैसे मैंने इंग्रेस पे कॉल किया तो यहाँ पे अगर मेरे पास इंग्रेस कंट्रोलर होता तो दिखाता, वैसे वहाँ पे भी दिखाता। तो इस तरीके से इन लोगों ने भी प्रोग्रामिंग करी है। इन लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारे सूजे वाले हैं, क्योंकि सूजे ने इसको ऑन कर लिया ना रेंचर को, तो जो रेंचर का जो ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम है उसने क्या किया, इसके API से बात करने लगे। मतलब उन्होंने क्या किया, कुबरनेटिस पहले बना के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने ये इंटरफेस बनाया। किस में बनाया? यहाँ से मैं देख सकता हूँ Vue.js में। ये Vue.js में बनाया उसने, और इसके पीछे क्या कर रखा है? API, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो प्रोग्रामिंग कर रखा है, ये कुबरनेटिस के API से बात करता है, उससे पूछता है कि भाई इंग्रेसेस बताओ। जैसे मैंने आपको कमांड बताया ना यहाँ पे, इंग्रेसेस बताओ, तो इंग्रेसेस बताता है वो। तो ये उसके थ्रू काम कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, ये इन्होंने इसके ऊपर बनाया हुआ है। ऐसा आप मतलब इसका आर्किटेक्चर मान के चलो कि ये चलता कैसे है। आप भी अपना खुद का बना सकते हो अगर आपको अच्छे प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में जो API सपोर्ट करता है, PHP भी API सपोर्ट करता है, लेकिन उतना वो कारगर नहीं है जितना कि हमारे जावास्क्रिप्ट है।
तो इसमें इन्होंने जावास्क्रिप्ट इसलिए भी चूज़ किया है, और ये अब का नहीं, बहुत साल हो गए इस प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। वैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ और मैं मांगूँ, बोलूँ कि मुझे ऐसे चलो मुझे पॉड बता दो, यहाँ पे मैं जब API कॉल करूँगा बोलूँगा गेट पॉड्स, तो वो पॉड का बताएगा वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तो फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड का बता रहा है, वैसे वो भी API भी बताएगा। तो API कैसे किसे बताएगा, JSON में बताएगा। तो इस तरीके से इन्होंने इस फ्रंट एंड को बनाया हुआ है, जो कि कुबरनेटिस के API से बात करता है ना, और उसके बाद आपको ये वैल्यू दे देता है। फिर इन्होंने सजा दिया इसको, यहाँ पे ऐसा डब्बा लगा दिया, यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग कर दी, यहाँ पे ऐसा कुछ फिल्टर लगा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला कमांड देखते हैं। अब जैसे हमने अभी API के बारे में हमने देखा था, ठीक है, API का वर्जन देखा था। अब जैसे मान लो क्लस्टर का इन्फो भी हमने देखा था, क्यूब CTL क्लस्टर इन्फो, ये हमने सबसे पहले कमांड चलाया था जो आपको क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन देता है। फिर हमने कहा था क्यूब CTL गेट नोड, ठीक है, ये आपके नोड्स बताएगा। क्यूब CTL गेट नोड्स, ये मेरा ये देखिए, ये आपके नोड के बारे में बताएगा, नोड का पूरा इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अगला क्या है, पॉड्स का आप नेम स्पेस भी दे सकते हो। एक ये भी होता है कि आप चाहते हो कि -n मतलब नेम स्पेस, आप पूरा इसको लिख भी सकते हो, नेम स्पेस ऐसे पूरा लिख सकते हो, ठीक है। नेम स्पेस ऐसे लिख के आप मान के चलो इसको डिफ़ॉल्ट लिख देते हो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वाला जो रहेगा ना, ये वो बताएगा नेम स्पेस। इसका शॉर्टकट क्या है, -n, ये -n करोगे ना, डबल हो गया, ये एक -n होगा, तो ये सेम कमांड चलेगा। मतलब ऐसे शॉर्टकट्स बना रखे हैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए। जैसे आपका हाथ बैठेगा ना, तो आप यही सब कमांड आराम से चलाओगे। और जैसे मैंने बताया था कि ये अगर आपको सभी के बारे में जाना तो कैपिटल में A, तो जितने भी हैं वो सब बता देगा इसके अंदर। गेट पॉड्स, सॉरी, गेट PODS, तो ये जितने भी पॉड्स हैं उसको बता देगा, ठीक है। शॉर्टकट्स आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट है ऑल माइनस नेम स्पेसेस, ठीक है, सेम है, लेकिन बस इसका शॉर्टकट बना दिया कि भाई आप इतना लंबा मत लिखो यार, सिर्फ कैपिटल में A लिख दोगे तभी से काम चल जाएगा। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना क्यूब CTL के अंदर, तो आपको ये नॉलेज आएगा, और ये बहुत ज़रूरी है करने में। इससे आपको ऑटोमेशन करने में जितना आपको कमांड याद होगा उतना अच्छे आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं मैंने क्या किया था यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वाला मुझे पॉड बताओ बोला था, मैंने यही बोला था ना, सॉरी, गेट पॉड, अच्छा डिफ़ॉल्ट में तो है ही नहीं कुछ, मैं इसको करता हूँ -A। थोड़ा सा आई थिंक इसको मुझे बड़ा कर लेना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब मान के चलो ये आपके ना कई सारे ना, देखो ये नेम स्पेसेस हैं, ये नेम है, और ये हमने पॉड्स बोला था, ये सब पॉड्स है ना हमारे। जैसे ये क्यूब प्रॉक्सी है, ETCD है, मान के चलो कि ये नेम है ना, नेम को लेके चलते हैं। एक और कमांड होता है क्यूब CTL, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नाम, ये आपका पॉड का नाम आ गया, एंटर। देखते हैं ये क्यों नहीं चला, इसको ट्राई करते हैं। नॉट फाउंड बोल रहा है। नेम स्पेसेस मैंने ऑल किया था, गेट पॉड, गेट
पॉड के अंदर जो मैं न्यू ये दूंगा वो दूंगा, क्या पता इसमें परमिशन ही ना हो ना, ये भी हो सकता है क्यूब सिस्टम वगैरह, क्योंकि जितने भी है ना सिस्टम वाले हैं ये आपके, तो ये शायद ना दिखाए। बाकी अगर इसमें कोई पॉड अगर हमारा चलता हुआ होता ना तो ज़रूर दिखाता। ये नेम तो ये बता रहा है, कोई भी पॉड होता है ना इसी तरीके से होता है। एक बार टिगेरा देखते हैं, ये मुझे शायद कस्टमाइज लग रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो हमें एक्चुअली में ना ये डिस्क्राइब समझना है कि डिस्क्राइब कैसे क्या काम आता है। तो एक बार मैं इसको CLEAR क्यूब CTL डिस्क्राइब पॉड, और उसके आगे पॉड का नाम बोला गया है। अभी मेरा आ रहा है, मुझे देखना होगा क्या है ये। बाकी डिस्क्राइब को मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्राइब क्या करता है, आपका जो पॉड का जो इन्फॉर्मेशन है ये वो देता है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे हम शायद नेम स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं, क्यूब CTL गेट पॉड्स -a। तो सिस्टम वाले को देख लेते हैं एक बार। सिस्टम वाला है और ये एक कस्टमाइज वाला है। चलो ये हम पकड़ते हैं, ये इसका पॉड का नाम है, इसको हमें डिस्क्राइब कराना है, मतलब इसके बारे में जानना है। तो क्यूब CTL डिस्क्राइब पॉड ये कमांड है हमारा, और उसके आगे हमें ये लिखना था, और ये इसका नेम स्पेस है। तो क्या मैं नेम स्पेस भी दे के देखूँ एक बार, देखते हैं, -n नेम स्पेस, ठीक है। हाँ, तो ये आपका डिस्क्राइब हो गया। अब क्या डिस्क्राइब हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने ये कमांड डाला, ये क्या कहता है, नेम, ये नाम है इसका, नेम स्पेस, ये भाई ये नेम स्पेस है, मतलब उस पॉड के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहा है आपको। सर्विस अकाउंट क्या है, इसका सर्विस अकाउंट ये है, सर्विस अकाउंट कहीं और बना हुआ है। नोट कौन सा है, इस नोट पे है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या लेवल्स लगे हैं इसके अंदर, यहाँ एनोटेशंस क्या क्या है, अभी कौन सा IP है उस पर, कंट्रोल बाय कौन कंट्रोल कर रहा है, रेप्लिका सेट, इससे ये इसको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना D5, और यहाँ D5 के अंदर KCRDF है। तो ये आपका पॉड है, ये आपका पॉड का नेम है, और ये इसका रेप्लिका सेट है। ये ख़राब हुआ, KCRDF ख़राब हुआ, तो ये फिर और बना देगा, लेकिन KCRDF के बजाय कुछ और नाम होगा, बाकी पूरा नाम वैसे ही होगा। यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह है, कंटेनर ID, इमेज ID। देखिए इमेज ID क्या बोल रहा है ये, कि डॉकर IO में जाओ, रेंचर मिरर डी कैलिको नाम का एक है ऑपरेटर, उसका वर्जन नंबर 1.29 को डाउनलोड कर लो। इसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ मिलेगा, आपके माउंट्स वगैरह मिलेंगे। देखिए पूरा माउंट्स है, ये रीड ओनली माउंट्स है। तो ये आपका चीज़ है, जो कहने का मतलब मेरा कि मैं पॉड पे जाऊँ, यहाँ पे मैं पॉड पे गया, ये वाला मान के चलो ये पॉड है, इसको मुझे क्या करना है ना, एडिट कन्फिग पे क्लिक करना है। एडिट कन्फिग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए पूरा यही, ये जो सेटिंग जो दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली में क्यूब CTL यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में दिखा रहा है ये। अगर इसी को मैं YAML में करूँ तो कुछ और तरीके से दिखाएगा। एडिट एज YAML करूँ, ये देखिए ये बिल्कुल इससे थोड़ा इसके ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल मैप हो रहा है, ठीक है। ये आपका डिस्क्राइब है। अगला कमांड देखते हैं, अगला कमांड में और क्या रखा है एक बार देखते हैं। जैसे आपको कभी भी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक YAML फाइल बनाया था हमने डेव ऐप के लिए, ठीक है, एक YAML फाइल बनाया था हमने। तो उसको अगर फाइल से, आप किसी फाइल से आप पॉड डिप्लॉय करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्यूब CTL क्रिएट। हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, -f फाइल से क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमारा पॉड का नाम कुछ भी रख सकते हो, dev -app डॉट, बट लास्ट में जो रहेगा YAML में होना चाहिए, और YAML का फॉर्मेट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप लिख रहे हो ना क्यूब CTL में, अगर ऐसे कुछ आप ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हो अगर इसके लिए कुबरनेटिस के लिए, पॉड के लिए, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना, ठीक है। उसमें YAML का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, उससे आपका जो सिंटेक्स वगैरह है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्पेस हो गया, कुछ उसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो वो आपका ये नहीं चलने देगा, आपको बार बार एरर देगा, और आप फिर माथा पीटते रह जाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी कि YAML को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कभी। तो आप फाइल से, ये फाइल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब सेम जैसे आपको कोई पॉड को डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब CTL डिलीट लिख देंगे पॉड, और पॉड का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो इससे वो पॉड डिलीट हो जाएगा। एक और चीज़ होता है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं।
मान के चलो ये हमारा था ना, तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये हमेशा काम आएगा। ये मैं कॉपी कर लिया इसको। अब जैसे आपको लॉग देखना है किसी पॉट का, ठीक है, तो कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये आपके लॉग है, मतलब पॉट का जो लॉग है ना, ये वो दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे पॉट पे जाऊँगा यहाँ पे, और मैं बोलूँगा कि ये मेरा पॉट है, ये वाला है, इसका लॉग दिखाओ। एक तो ये है यहाँ पे रिसेंट इवेंट, जहाँ पे इस डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, इस पॉट के अंदर क्या क्या हुआ, उसका दिखाएगा। एक और यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे जाओगे व्यू लॉग्स, तो आप देखोगे ये जो लॉग है ना, ये जो लॉग है एग्जैक्टली ये जो लॉग है और आपका जो ये जो लॉग है बराबर है, ठीक है। ये देखिए, इसका पूरा चीज़ आपको पूरा पता चलेगा। तो आप यहाँ इसको क्यों यूज़ करते हो? डायग्नोस करने के लिए, भाई क्या प्रॉब्लम आ गई, माउंट में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ वो बार बार क्रैश क्यों हो रहा है, तो वो सब डायग्नोस हम यहाँ से करते हैं। तो kubectl लॉग्स, फिर पॉड नेम और नेम स्पेस करना, नेम डालना जरूरी है आपके लॉग्स को चेक करने के लिए। नेक्स्ट कमांड है मेरे पास, जैसे पॉड तो क्रिएट करते हो आप, ये मुझे पता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट भी तो चलाते हो ना। पॉड क्रिएट करना अलग चीज़ है और डिप्लॉयमेंट चलाना अलग चीज़ है। डिप्लॉयमेंट और पॉड में डिफरेंस है। डिप्लॉयमेंट वो हो गया जिसमें आपका रेप्लिका सेट वगैरह सब बनेगा, और उसके थ्रू आप क्या करोगे, अपना एक एप्लीकेशन होस्ट करोगे। इसका क्या कमांड होता है? kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट। मैंने आपको डिप्लॉयमेंट भी बताया था लास्ट उसमें, और यहाँ पे आपको आपका नाम होगा आपके डिप्लॉयमेंट का, कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे कि वेब ऐप या जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम है वो डाल देना है उसके अंदर। और नेम स्पेस डाल दोगे तो ये होगा कि एग्जैक्टली उसी नेम स्पेस में जाके बनेगा, ठीक है। उसके आगे आपका जो भी कमांड है, इमेज कौन सा आप करना चाहते हो, या आपको जो डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो उसको फाइल से करना चाहते हो। एक पूरा फाइल होता है, मतलब कई सारे फाइल्स, मतलब मल्टीपल फाइल्स होते हैं। एक फाइल आपका वॉल्यूम का होगा, एक सीक्रेट का होगा, एक आपका सर्विस का होगा, एक आपका पॉड को होगा, और 2-3 आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये वो काफ़ी सारी चीज़ को मिला के एक पूरा डिप्लॉयमेंट बनता है। वो भी हम पढ़ेंगे आगे एडवांस में। तो इस तरीके से आपका डिप्लॉयमेंट बनता है। और जैसे अब आपको डिप्लॉयमेंट देखना है कि कौन कौन सा डिप्लॉयमेंट है, मैं आपको डिप्लॉयमेंट का बता देता हूँ। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट्स, यही करना होगा हमारे को, डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। और अगर नेम देखो कुछ नहीं आएगा तो आप समझ जाना नेम स्पेस का इशू है। आपको यहाँ पे माइनस ये लगाना है, तो पूरे जितने डिप्लॉयमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। या -n लगा के एग्जैक्टली कहाँ आप किस नेम स्पेस की बात कर रहे हो वो आप भी वो भी दे सकते हो। तो ये देखेंगे आप, टिगेरा, ये ना, इसके ये हमने चलाया था, ये है डिप्लॉयमेंट का नाम। डिप्लॉयमेंट को डिलीट करना है तो इसका बस उल्टा कमांड है, kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का नाम ये वाला, ये नेम, ये डालोगे ये वाला डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें जितने भी ये पॉड्स दिख रहे हैं ना, जो डिप्लॉयमेंट दिख रहे हैं, ये सब सिस्टम वाले हैं, इसमें कोई भी बाहर का नहीं है, ये सब कुछ ना कुछ काम का है। इसमें से अगर एक भी डिलीट हो गया ना तो आपका कुबरनेटिस चलेगा नहीं, ठीक है। एक और कमांड होता है भाई हमारे पास डिप्लॉयमेंट्स के बाद, होता है सर्विसेज, kubectl गेट सर्विसेज। ये क्या करता है, आपके पोर्ट वगैरह जो होते हैं ना, पोर्ट, ये सब मैपिंग वैपिंग नेटवर्किंग वगैरह काम यही करता है। देखिए अभी पूरा नहीं आया, ये करके देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से बताया कि ये जितने भी डिप्लॉयमेंट्स हैं ना, ये कैसे चल रहे हैं, ये सब क्लस्टर आईपीज़ में चल रहे हैं, ठीक है। अगर इस लोड बैलेंसर होता है इसके अंदर तो लोड बैलेंसर लिखा आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसे चल रहा है ये बता रहा है, पोर्ट कौन सा ओपन है, ठीक है, ये सब पूरा बताता है। ये थोड़ा सा एक और इसके अंदर आप डालोगे कि वो वाइड लिखोगे ना, तो ये थोड़ा और ज़्यादा जानकारी देता है ये, इस तरीके से। तो ये सेलेक्टर का भी बता रहा है, एज बता रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें 1-2 फील्ड्स और इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो ओ वाइड जो होता है ना, ये इसी काम का है। अगर आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए तो हमें ओ वाइड यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, फाइल से ही, YAML फाइल से ही सर्विसेज बनाते हैं। अगर आप kubectl में हो तो आपको kubectl करना पड़ेगा, अप्लाई -f, क्रिएट नहीं, अप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे क्रिएट तो आपका पॉड क्रिएट होता है, यहाँ पे अप्लाई होगा -f। मान के चलो आपका service.yaml है,
ठीक है, इस नाम के अंदर आपने एक सर्विसेज के लिए कुछ लिखा है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वो हम भी करेंगे उसको कैसे उसको करते हैं वो सब, अभी मैं फिलहाल आपको कमांड बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने service.yaml को मतलब बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमारा डॉकर में होता था ना, हम एक्सपोज करते थे हमारे पोर्ट को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पोर्ट को भी अपने एक ही जो कमांड है उसके अंदर एक्सपोज कर सके? तो मान के चलो आपका कोई पॉड है, kubectl pods -a, ये देखिए, मान के चलो मेरा ये पॉड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ओवाइड करता हूँ तो थोड़ा और जानकारी मिलेगा। तो ये कहाँ है मेरा टिगेरा ऑपरेटर, ये देखिए। ठीक है, इसका कुछ सर्विस है, मान के चलो इसका कुछ सर्विस है, उस पर आप क्या चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा जो आप चाहते हो कि कुछ और पोर्ट को एक्सपोज करना चाहते हो। आप मान के चलो कि पोर्ट को एक्सपोज करना भूल गए, आप बाद में जब से डिप्लॉय हो गया ना उसके बाद में आप उसको पॉड में फिर से आप नया पोर्ट एक्सपोज कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे? kubectl expose pod, फिर पॉड का नाम टिगेरा, ऐसा कुछ था ना, टिगेरा प्रॉक्सी ऐसे कुछ था। ठीक है, इसके आगे नेम क्या दोगे आप? आपका सॉरी नेम नहीं, सॉरी टाइप होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें ना, ये आपका, ये एक्चुअली में आपका नेम हो गया, ये आपका पॉड का नाम हो गया, kubectl expose pod, फिर आपके पॉड का नाम। पॉड के नाम के आगे आप किस टाइप का आप बनाना चाहते हो, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। किस टाइप का आप नेटवर्क बनाना चाहते हो? तो आपको पता है 4 टाइप के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, मान के चलो कि जो भी है क्लस्टर आईपी में होता है, तो मैं कर दूंगा -- टाइप। ठीक है, टाइप इक्वल टू क्या? क्लस्टर आईपी ऐसे कर सकता हूँ। यही तो अगर मुझे नोड पे करना है या होस्ट पे करना है तो नोड पोर्ट। ठीक है, ऐसे होगा, नोड पोर्ट होगा। फिर पोर्ट का नाम दे दो, किसको एक्सपोज करना चाहते हो, पोर्ट इक्वल टू 8080, ऐसा कुछ लिख सकते हो। अगर इसको आप क्लस्टर आईपी लिखते हो तो आपको अंदर का और बाहर का दोनों पोर्ट देना पड़ेगा, जैसे हम डॉकर में करते हैं वैसे। तो ये हो गया एक्सपोज। कोई सर्विस को डिलीट करना है तो kubectl डिलीट सर्विस, और सर्विस का नाम यहाँ पे जो भी था टिगेरा, ऐसा कुछ। तो इससे क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा आपका। नेम स्पेस के कमांड देखते हैं। नेम स्पेस, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके पहले आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इसके अंदर रैंचर के अंदर प्रोजेक्ट्स पहले बनते हैं आइसोलेट रखने के लिए, फिर नेम स्पेस बनते हैं। नेम स्पेस मतलब ग्रुपिंग टाइप का मान के चलो, उसमें अलग अलग आप आइसोलेट करने के लिए उसको प्रोजेक्ट मतलब उसके अंदर एप्लीकेशन बनाते हो। तो सिंपल है उसका kubectl गेट नेम स्पेस, ये जितने भी नेम स्पेस हैं सब दिखा देगा। क्रिएट करना है, क्रिएट, ये आ गया क्रिएट। ठीक है, क्रिएट नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नेम लिख दो, ये आपका एग्जाम्पल नेम रहेगा। ऐसा कुछ करोगे तो आप बना देगा ये। डिलीट करने के लिए बस kubectl डिलीट नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। कन्फिग मैप्स और सीक्रेट्स के बारे में भी मैंने बताया था। जैसे आपको कन्फिग मैप है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, kubectl क्रिएट कन्फिग मैप का नाम, फ्रॉम, लिटरल, की और वैल्यू। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कन्फिग मैप के अंदर और जाके देखूँ क्या है, इसको बंद करता हूँ मैं। ये आपका कन्फिग मैप है। ठीक है, अभी लोड कर रहा है ये। तो मोस्टली हमने देखा था कि सर्टिफिकेट है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं ये क्यूब रूट सिस्टम फ्लिट एजेंट टिगेरा का, चलो मैं टिगेरा का पकड़ लेता हूँ। चलो ठीक है, टिगेरा को मैं खोलता हूँ, क्या दिखा रहा है ये। अगर आप इस वे में खोलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट का जो बंडल है ना, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, CA बंडल और आपका सर्टिफिकेट का बंडल, ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया।
वैल्यूज़ की बात हो रही थी ना कि वैल्यूज़ क्या है वहाँ पे, रिसेंट इवेंट है, रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये इस चीज़ पे अटैच है, ये बता रहा है। इसको एक बार मैं आपको एडिट कन्फिग करके दिखाता हूँ। ये एडिट कन्फिग है। तो आपका जो वैल्यू है क्या है, ये है वैल्यू, और की क्या है, नाम, ca_bundle.crt, नाम डाल दिया आपने की का, ठीक है, और आपने वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए इस तरीके से आप कंपेयर करके चलाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा की क्या है। यही बोल रहा है ना कि की बताओ, की क्या है मेरा, टिगेरा -ca.crt। की वैल्यू क्या है भाई, मेरा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का जो ये वैल्यू है ना, ये इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, या आपके पास सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही, जो सर्टिफिकेट होगा उसको बस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट एनीवे। ये गलत हो गया क्योंकि ये पावर सेल है, बाकी आप इसको ना कोट्स में आप करके लिखोगे तो जाके सही तरीके से चलेगा। तो ये इस तरीके से हम, ये देखिए काफ़ी लंबा हो गया है, ये एक एक लाइन पे पेस्ट हो गया ना, तो ये पावर सेल है इसलिए ऐसा है। अगर पावर सेल में आपको पेस्ट करना है तो उसको पहले ना कोट्स में डालना पड़ेगा, तब जाके वो एक ही लाइन समझेगा उसको। अभी इसको सबको अलग अलग लाइन समझ गया ना वो, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कन्फिग मैप बनते हैं। एक सीक्रेट बोल रहा था, तो सीक्रेट भी समझना जरूरी है, सीक्रेट क्या चीज़ है। सीक्रेट में आपको क्या करना होगा, ये आपका कमांड है। की और वैल्यू तो वैसे ही लग रहा है, सीक्रेट जेनरिक, सीक्रेट का नाम, ये सीक्रेट का नाम डाल दो बोल रहा है ये, kubectl क्रिएट सीक्रेट जेनरिक, सीक्रेट का नाम। अब जेनरिक क्या है ये देखेंगे, और ये की और वैल्यू क्या होगा ये हम देखेंगे। तो जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप ग्राफिकल वे से इसको कंपेयर करो तो एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। अगर हम कन्फिग मैप्स की बात करें तो की मतलब क्या था, आपका एक नाम था ना, उसका फाइल का नेम था, टिगेरा ca_bundle.crt, तो वो नाम है। वो वैल्यू क्या था उसका भाई, सर्टिफिकेट का जो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो था। तो इसे आराम समझ आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं सीक्रेट जेनरिक क्या है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीक्रेट पे जाऊँगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, तो और अच्छे समझ आ जाएगा भाई एग्जैक्टली क्या किया है। की क्या है इसका, TLS_CRT, ये भी TLS_CRT है, ठीक है। ये तो फिलहाल सर्टिफिकेट का ही बता रहा है ये, और लेबल और एनोटेशन भी बता रहा है ये। तो इस तरीके से भी आप मतलब वैल्यूज़ वगैरह रिस्टोर मतलब स्टोर मतलब आप सीक्रेट के अंदर भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते, इसके अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। पासवर्ड डाल सकते हो आप, जैसे इसको लिख दोगे आप यहाँ पे की में लिख दोगे MySQL रूट पासवर्ड, उसका पासवर्ड का ये है, उसको इनक्रिप्ट करके भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अब एक बार इसको ना फाइल से भी ऐड कर सकते हैं, कैंसिल करता हूँ। ये तो आपके जो सीक्रेट्स हैं ना, इसके सर्टिफिकेट्स हैं। कुछ और देखते हैं, ये हेल्म का रिलीज़ है, ये देखिए ये हमें देखना था, सर्विस एक्सेस टोकन, ये क्या होता है, इससे थोड़ा समझ आएगा। ये आपका, अगर मैं इसको करता हूँ व्यू कन्फिग, तो ये एक सीक्रेट है। की क्या है, ca.crt, तो भाई ये आपका देखो, अभी देखो ये सीक्रेट है इसलिए से डॉट डॉट आ रहा है ये, ठीक है। अगर आपने एक बार डाल दिया तो ये ऐसे ही आएगा। टोकन जो है देखो ये भी ऐसे आ रहा है, ये देखिए, इसलिए ऐसा है। सीक्रेट एक बार डालते हो ना, आपके कन्फिग मैप्स और सीक्रेट में बस यही डिफरेंस है कि जो आप डालते हो ना वैल्यूज, वो दिखाई नहीं देते आपको ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये कभी दिखाई नहीं देगा आपको। हाँ, आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, चाहो तो कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके ना अगर आप इसको कहीं पे पेस्ट करते हो, मान के चलो ऐसे, तो ये तब ये दिखाई देगा ये। तो ये सीक्रेट इसीलिए होता है। सीक्रेट मतलब जो आप टोकन वगैरह है, एडलवेस का टोकन है या कुछ भी है, कोई डेटाबेस का पासवर्ड है, उसको आप एज अ डॉट, जैसे ये ना कि पहचानना है या छुप जाए पासवर्ड आपका, ये वैसा है ये, ठीक है। इसके अंदर और क्या देखना था हमारे को, एक बार देखता हूँ मैं। कैटल सिस्टम है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, नेम स्पेस टोकन, इतना ही है।
मतलब जेनरिक मतलब एक सामान्य सीक्रेट बनाया गया है, ठीक है। जेनरिक मतलब यही है, तो मतलब वहाँ पे जेनरिक बताना पड़ रहा है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, जेनरिक अपने आप ही ले रहा है वो। अब जैसे इसको आपको जानना है कि भाई सिगरेट्स बताओ कितने सिगरेट्स हैं मेरे पास, तो क्या करेंगे, क्यूब सी टी एल गेट सीक्रेट, ठीक है। जो भी सीक्रेट्स हैं वो बता देगा, -a। ये देखिए जितने भी सीक्रेट्स हैं ना वो पूरा बता दिए, सबका बहुत अलग अलग काम है। मतलब सीक्रेट बहुत तरीके से उसमें करते हैं आप, पासवर्ड्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, और भी कई तरह के डेटा आप उसमें छुपा सकते हो, तो छुपाने के लिए होता है। ये ओपैक लिखा है ना, ये आपको समझना पड़ेगा ओपैक क्या चीज़ है। मतलब दिख रहा है ये, और जो जो टोकन्स वगैरह वो नहीं दिखेंगे, ये दिखेगा। तो ये इसका टाइप है, ये देखिए ये इसका टाइप है, ठीक है। अब और कुछ बात करते हैं। मान के चलो मैं करता हूँ क्यूब सी टी एल गेट पॉट्स -a। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान के चलें कि अगर मैं एक पॉट के अंदर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो काफ़ी सिंपल ही लगा मुझे कि अगर मैं इस वाले पॉट के अंदर जाना चाहूँ, ये वाले पॉट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, बोल दूंगा एग्जीक्यूट सेल, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, ये देखिए, ठीक है। इसकी सेटिंग अलग है, लेकिन आप कमांड प्रॉम्प्ट में इसके पहुँच गए ना। या चलो ये ना देख करके किसी और में देख लेते हैं, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ हेल्म API सर्वर, ये सब जितने सिस्टम वाले हैं ना, इसमें लॉगिन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इंग्रेस कंट्रोल का देख लेते हैं एक बार, इसका क्या कहता है ये, इसका कोशिश करते हैं इसका एग्जीक्यूट सेल करने का। ये देखिए ये आपका क्या हुआ, देखिए ETC Nginx, तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना हमारा इंग्रेस RKE2 Nginx ही यूज़ कर रहा है। अगर मैं LS करूँ तो दिखाई भी देगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम सेल में पहुंच गए ना, उसके जो हमारा पॉड चल रहा है या जो कंटेनर चल रहा है उसके सेल पे पहुंच गए हम लोग, ये हुआ ना। अब यही चीज़ हम कमांड से कैसे करेंगे, क्यूब CTL गेट पॉड्स, ठीक है। इसके आगे मुझे क्यूब सिस्टम के अंदर -n क्यूब सिस्टम के अंदर का पॉड दिखाओ सिस्टम, ठीक है। ऐसे कुछ था, हमें जाना था इसके अंदर जाना था, ठीक है, लेकिन हम ग्राफिकल से तो जा पा रहे हैं, उससे नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे ग्राफिकल से तो हम यहाँ पे इसके अंदर चले गए ना, इससे नहीं जा पा रहे हैं, बस ये प्रॉब्लम है। ये देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ क्यूब CTL, थोड़ा कमांड वगैरह भी चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, क्यूब CTL एग्जैक्ट लिखते थे, फिर -IT ऐसे लिखते थे, उसके बाद अपना पॉट का नाम, पॉट का नाम के बाद हम लिखते थे बिन बैस या बिन SH, ठीक है। तो ये ऐसे चल जाता था। अभी ये क्या बोल रहा है ना, ये कमांड जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, ये पुराने वर्जन का है। ये जो कमांड जो मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ ना, पुराने वर्जन का, इतना तो मुझे समझ आ गया है। नए वर्जन का देखते हैं, क्यूब CTL एग्जैक्ट। अब नए वर्जन में जो ये जो IT है ना, ये यहाँ पे नहीं लग रहा। मैं अगर यहाँ पे इसके इस पे जाऊँ ना, तो यहाँ देखूँगा तो ये देखो, ये समझ आ रहा है मुझे, माई पॉड ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये बीच में -मैस आया है, इसके आगे आपके कमांड्स रहेंगे, इधर आपका क्यूब CTL का। तो शायद इसलिए इसको ना ऐसा चेंज कर दिया गया। ये 2 डैश लगाने से ही है कि इधर आपके कमांड्स रहेंगे और इधर आपके क्यूब CTL के कमांड्स रहेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। कोशिश करते हैं इसको एक बार और, क्यूब CTL एग्जैक्ट के बाद मान के चलो मैं चाहता हूँ ये मेरा पॉड रहेगा, ठीक है। पॉड आ गया, पॉड के आगे -IT -t। अब मैं प्रॉपर कमांड लिख के देखते हैं। फिर बोल रहा है कि 2 डैश लगा दो, उसके बाद लिखो बिन बैस। ऐसा ये एग्जैक्टली ऐसा कमांड अब नए वाले कुबरनेटिस में आ गया है। लेकिन ये बोल रहा है कि फाउंड, नॉट फाउंड तभी बोलता है जब हमारा नेम स्पेस नहीं होता, ठीक है। नेम स्पेस होता क्यूब सिस्टम, ठीक है, ऐसा कुछ है, तभी से नॉट फाउंड बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं जैसे बताया ना कि ये जो है ये सेपरेट कर दिया गया है, ये क्यूब। अब देखो कमांड तो यहाँ से यहाँ ये यहाँ तक, ये क्यूब CTL कमांड इधर है, और इसके बाद आपका जो
पॉड के अंदर जो कमांड है, जैसे आप बिन बैश करना चाहते हो, लोकल होस्ट करना चाहते हो, मतलब होस्ट नेम डालना चाहते हो या किसी फाइल या फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखना चाहते हो, तो वो यहाँ पे कमांड होगा। तो ये यहाँ पे लिखना गलत है, ठीक है। इसको ठीक करते हैं। ये जो है 100% मुझे श्योर कि ये इधर ही होगा, यहाँ पे। चलो पॉड के बाद लिख देते हैं -n क्यूब सिस्टम, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये हो रहा है, लग रहा है। ये देखिए, अब ये कनेक्ट हो गया, अब ये कनेक्ट हो गया, ये देखिए। तो कमांड चेंज होते रहते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एग्ज़िट करता हूँ। अब जैसे मैंने क्या किया ना, मैंने डायरेक्ट सेल खोल दिया। आप कोई कमांड डालते हो, कहते हो कि आप ls कर दो यूज़र बिन डायरेक्टरी को, तो ये क्या करेगा ना, इसके बाद का जो कमांड है उसका ls कर देगा। ये देखिए, डायरेक्ट आप अपने सिस्टम में रहते हुए आपका जो कंटेनर के अंदर का जो फाइल है या जो फोल्डर्स हैं उसको भी देख सकते हो। और ये बहुत सारे काम करता है ये। अगर मैं इसी को करूँ, होस्ट नेम बताओ इसका बोलूँगा मैं, इसको बोलता हूँ होस्ट नेम। अगर ये कमांड वहाँ पे जिसमें होना भी चाहिए वहाँ पे, ये बहुत छोटा होता है ना। अब देखिए, अभी इंटरनल एरर बोल दिया इसने। या कैट करूँ, कैट /etc/host, होस्ट नेम ऐसे कुछ होता है। ये देखिए, अब मैंने प्रॉपर जो कमांड लिखा ना, इसने अपने आप ले लिया। हाँ, कई बार अपने कोट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। अगर लंबा आपका कमांड है ना, या कुछ आप इसके अंदर कुछ कराना चाहते हो, तो लंबा कमांड है तो कोट्स वगैरह भी लगाने पड़ सकते हैं। बाकी ये अब मुझे समझ आ गया, इस तरीके से चलता है ये। आपको क्या करना है, ये जो माइनस है ना, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके इस तरफ का जो है kubectl का कमांड है, इसके इस तरफ का जो है आपके जो कंटेनर है उसके अंदर कमांड है। तो इस तरीके से इन लोगों ने कुबरनेटिस वालों ने इसको इम्प्रोवाइज़ किया है और अच्छे से। तो जैसे आप करते जाएंगे, आप प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस भी हैं बहुत सारे, उसको भी आप देख सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं, kubectl गेट इवेंट्स। जो इवेंट्स हम देखते हैं ये वही है भाई। नेम स्पेस का इशू हमेशा देगा ये, नेम स्पेस, या इसको -a करके देखते हैं। जितने भी इवेंट्स हैं सब दिखा दो। रिसोर्स तो है नहीं कुछ, नेम स्पेस क्यूब सिस्टम ऐसा कुछ है, ये भी नहीं है। रिसोर्स है ही नहीं बोल रहा है वो, इवेंट्स है ही नहीं इसमें बोल रहा है वो क्यूब सिस्टम में। -a किया तभी नहीं हुआ, शायद इवेंट्स बने नहीं होंगे मुझे, जो मुझे लग रहा है। एक कमांड और होता है kubectl टॉप पॉड, ये भी कमांड होता है -a। तो आपके जो पॉड होते हैं ना, ये उसको बताता है, ठीक है। उसका टॉप बताता है। जैसे हमारा उबंटू में होता है ना हमारा, या सेंटोस में होता है टॉप कमांड, या एच टॉप थोड़ा आगे का होता है, मतलब वो थोड़ा एडवांस होता है। टॉप कमांड हर जगह चलता है, मोस्टली सेंटोस में आपको आराम से टॉप कमांड मिल जाएगा। वो क्या करता है, आपका CPU मेमोरी कितना खा रहा है ना, वो बताता है। तो ये आपका एक बहुत यूज़फुल है, कितना रैम, कितना मेमोरी, कौन कौन सा चीज़ खा रहा है वो बताने के लिए, ठीक है। ये टॉप कमांड है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी कमांड्स हैं, ये हमने काफ़ी अच्छे से हमने इसको देखा है, समझा है। गलतियाँ भी हुई हैं, उसको हमने ठीक भी किया है, समझा भी है कि ऐसे क्यों हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी कमांड्स हैं, आपको इस पर हैंड्स ऑन करना चाहिए। मतलब आप कमांड से करने की कोशिश करो, उसको कंपेयर करो आपके डैशबोर्ड से, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है, वो कैसे चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमने कमांड्स डाले हैं, मोस्टली हमने क्या किया है, जो हमारा जो कमांड होगा ना वो kubectl के अराउंड ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम इस पर या तो क्रिएट करेंगे, क्रिएट कमांड्स होंगे, या अप्लाई कमांड्स होंगे। कहने का मतलब है अप्लाई एफ और कोई ना कोई, जैसे कि myapp.yaml ऐसा कुछ होगा, ठीक है। या सर्विस बनाएंगे, ठीक है, सीक्रेट्स बना के देखेंगे, और भी मतलब नया, मतलब एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे kubectl के थ्रू। यहाँ पे तो एप्लीकेशन बनाना बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे चार्ट्स पे आप जाओ, आपको बहुत सारे इसके अंदर एप्लीकेशंस दिखेंगे, ठीक है। जेंकिंस डालना है, जैसे मैं जेंकिंस की बात करता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑटोमेशन टूल है, आप ऐसे कर लो, या बिल्ड टूल है बोल लो, ठीक है। CI/CD टूल है ये, मान के चलो।
तो इसमें पहले से कुछ बता रखा है, काफ़ी कुछ बता रखा है ये। इसका अगर आप गिटहब के रिपोजिटरी पे जाओगे तो एग्जैक्टली आपको यही फाइल्स मिलेंगे। तो इसको भी डिसेक्ट करेंगे हम, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको भी डिसेक्ट करके देखेंगे। इसको आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एक करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पे जेंकिंस है नाम, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे डालने को बोल रहा है। नेक्स्ट मैं कुछ ज़्यादा छेड़ नहीं रहा, ये इसका कुछ बता रहा है, ये इसका वैल्यूज़ वगैरह। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, एडिट एज YAML देता है वो आपको ऑप्शंस। कई सारी चीज़ जैसे पासवर्ड वगैरह है उसको आप पहले से ही एडिट कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा डिप्लॉयमेंट जैसे चला ना, ये देखिए अपने आप इसके अंदर देखो, ये अब ये परसिस्टेंट वॉल्यूम पे नॉट बाउंड बोल रहा है, यहाँ पे रुक गया। इसको भी परसिस्टेंट वॉल्यूम चाहिए ना आपके फाइल्स वगैरह के लिए, तो यहाँ पे रुका हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन उसके बारे में बताएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज इसके अंदर आपको बन रहे हैं, ठीक है। और ये एक क्लिक में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो क्लास होगा हमारा, उस पर हम पूरा YAML फाइल से काम करके देखेंगे। साथ में ये जो परसिस्टेंट स्टोरेज है ना, कैसे बनाते हैं इसको भी हम देखेंगे। देखिए ये क्लेम आ गया ना, इसका फाइल सिस्टम पे ले रहा है ये। ऐसे आप क्लेम बनाते हो, अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ तब आपको अच्छे समझ आएगा। मैं क्लेम बना के चलता हूँ, मान के चलो SQL का बना रहा हूँ, ठीक है। तो SQL का जो अब ये बोल रहा है स्टोरेज क्लास कौन सा होगा, या यूज़ एग्जिस्टिंग बोल रहा है, ठीक है। आप स्टोरेज क्लास भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्टोरेज क्लास यहाँ पे आपका बनेगा। अभी स्टोरेज क्लास मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। आप AWS का जो S3 होता है वो, उनका जो EBS वॉल्यूम होता है वो, एज्योर कैसे बहुत सारे होते हैं, आपका जो NFS का क्लास होता है वो, आपका सांबा होता है, SMB होता है, आपका आइस कैजी होता है, और ये बहुत तरीके के ये अलग अलग। बस आपको ड्राइवर्स डालने की ज़रूरत है। इसके आप ड्राइवर्स डालो, जो स्टोरेज क्लास है वो डालो, और उसके बाद आपका ये आराम से माउंट हो जाएगा। तो फिलहाल ये कोशिश कर रहा है माउंट करने का। मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि जो स्टोरेज क्लास है, देखो मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो स्टोरेज क्लास होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे इसको, कई सारे आते हैं इसके स्टोरेज क्लास के भी आते हैं, जैसे ये है एक मैं स्टोरेज क्लास बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये ऑप्शंस देगा आपको। GP2 ये AWS में चलता है ये ना, क्योंकि AWS का ही क्लस्टर है। एक्चुअली में जो क्लस्टर बना है ना, ये AWS पे मैंने बनाया है। तो ये इस टाइप के आपको देते हैं। तो अगर आप ये स्टोरेज क्लास आपको यूज़ करते हो अगर आप ना, तो उस टाइप का अपने आप बना देगा। EBS वॉल्यूम ना आप यहाँ पे करोगे और आपका AWS पे ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। एक्चुअली में अब हम क्या है ना, जैसे मैं YAML की बात करता हूँ, अगर जैसे मैंने भी ये एप्लीकेशन जो भी मैंने बनाया था, इंस्टॉल्ड ऐप पे मैं गया, ये देखिए ये, इसको मैं क्या करता हूँ ना, एडिट YAML करता हूँ। अब ये कर क्या रहा है, जेंकिंस कैसे इंस्टॉल हो रहा है, ये मान के चलो कुछ स्क्रिप्ट वगैरह है जिसको ये कुबरनेटिस या डॉकर ही समझ सकते हैं। आप ऐसा मान के चलो, हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो उसने बना के दे दिया, तो क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया ना। तो एक्चुअल में हम अब क्या है ना, धीरे धीरे वर्चुअलाइजेशन से अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑटोमेशन आपको हर जगह काम आएगा, ऑन प्रेमिसेस में भी काम आएगा, AWS क्लाउड में भी काम आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। जो ऑटोमेशन है, जैसे कि हमारा एनसाइबल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ये, ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आजकल ये बहुत चल रहा है, ये होता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म अलग है एनसाइबल से। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। CI/CD क्या होता है, पाइपलाइंस क्या होता है, और कैसे एकदम कॉम्प्लेक्स हम कैसे यूज़ करते हैं CI/CD को किसी डिप्लॉयमेंट में या कुबरनेटिस में चलाने के लिए। तो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।